नमस्कार, ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे देश में आयोजित हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संगोष्ठी और प्रदर्शनी की, और बताएंगे क्या है रक्षा खाद्य अनुसंधान संगठन की बिना आग के खाना गर्म करने की तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। इसरो के GSAT-30 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। फ्रेंच गयाना से एरियन 5 रॉकेट द्वारा भेजा गया साल 2020 का पहला उपग्रह। दिल्ली में पहली अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संगोष्ठी का आयोजन। धरोहरों के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर हुई चर्चा। एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। बिना आग के खाना गर्म करने की तकनीक। रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला की थर्मो पैकिंग सैनिकों को दे रही है राहत। और विज्ञान समाचार एजेंसी का शुभ आरंभ। संचार की मुख्य धारा में विज्ञान की खबरों को बढ़ावा देने का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने साल 2020 का पहला उपग्रह मिशन पूरा कर लिया। 17 जनवरी को फ्रेंच गयाना से भारतीय उपग्रह GSAT-30 को लॉन्च किया गया। ये उपग्रह INSAT-4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज क्षमता काफी अधिक होगी, जो संचार माध्यमों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। पेश है ये रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नए वर्ष में अपना पहला उपग्रह GSAT-30 प्रक्षेपित कर दिया है। ये प्रक्षेपण फ्रांस में फ्रेंच गुयाना के एरियर प्रक्षेपण परिसर से किया गया। 17 जनवरी को भारतीय समयानुसार सुबह 2:35 पर एरियन 5 रॉकेट ने GSAT-30 के साथ उड़ान भरी। GSAT-30 spacecraft is a high-power communication satellite. It will replace the aging INSAT-4A spacecraft. The satellite is based on ISRO's standard I3K satellite bus and will provide 12 normal C-band and 12 Ku-band transponders. 3,357 किलोग्राम का GSAT-30 भारत का उन्नत दूरसंचार उपग्रह है, जो पुराने उपग्रह INSAT-4A की जगह लेगा। GSAT-30 की कवरेज क्षमता ज्यादा होगी, जो Ku बैंड में संपूर्ण भारत और द्वीप तथा C बैंड में खाड़ी देशों, बहुत सारे एशियाई मुल्कों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज प्रदान करेगा। इसरो के मुताबिक GSAT-30 के संचार पेलोड को अधिकतम ट्रांसपोंडर लगाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिनका उपयोग व्यापक रूप से VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सेवाएं, डिजिटल सैटेलाइट खबर संग्रहण, DTH टेलीविजन सेवाओं आदि के लिए किया जाएगा, और ये अगले 15 साल से ज्यादा समय तक काम करता रहेगा। इससे देश में इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग और दूरसंचार सेवाओं में काफी तेजी आएगी। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 15 से 16 जनवरी तक चले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विरासतों के मौजूदा स्वरूप और उसके डिजिटल रूप में संरक्षण और प्रबंधन पे चर्चा की गई। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी की भी शुरुआत की गई, जो 1 महीने तक चलेगी। संगोष्ठी पर ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 15 से 16 जनवरी तक चली इस संगोष्ठी का एक अहम विषय था भारतीय परिप्रेक्ष्य में डिजिटल विरासत। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग भी शामिल रहा। चर्चा हुई कि किस तरह भारतीय संस्कृति और धरोहर को डिजिटल रूप में सहेजा जा सकता है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं
उनका कोई नामो निशान तक मिट जाता है। तो जब तक हम उनको फिजिकल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे पर ऑल्सो डिजिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देंगे, जैसे कि पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं अब संस्कृत की हैं, ये सब कभी ये लुप्त हो गई। अगर वो हमारे पास डिजिटल होता तो आज उसको हम वापस रिक्रिएट कर सकते थे। धरोहरों को डिजिटल तकनीक से सहेजने का काम भारत सरकार की पहल पर कई प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसमें कई स्टार्टअप्स ने पिछले सालों में प्राचीन विरासतों के डिजिटल रूप तैयार किए, जिनका एक नजारा राष्ट्रीय संग्रहालय में लगाई गई प्रदर्शनी में देखने को मिला। लेजर मैपिंग द्वारा बनाए गए नक्शों और ऐतिहासिक जानकारियों के आधार पर ये मॉडल 3D प्रिंटिंग से तैयार किए गए हैं, जिनमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी तकनीकों का उपयोग कर उन्हें सजीव बनाया गया है। पहले पूरे एक मॉन्यूमेंट का लेज़र स्कैनिंग होता है। लेज़र स्कैनिंग डेटा को लेके हम लोग उसके डिजिटल मॉडल्स बनाते हैं। वो डिजिटल मॉडल्स को 3D प्रिंट करते हैं, तो आपको जैसा मॉन्यूमेंट है वहाँ पे वो एक्चुअली उसी ट्रू स्केल में किसी भी साइज़ में आप चाहे छोटे में बड़े में आप उसको 3D प्रिंट करके लोगों को दिखा सकते हैं। 2014 में हम्पी मंदिरों के मॉडल से हुई शुरुआत अब बड़ा रूप ले चुकी है। प्रदर्शनी में कोणार्क का सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे कई प्राचीन मंदिर, रानी की वाव जैसे ऐतिहासिक स्थल और ताजमहल के मॉडल रखे गए थे। इस तकनीक से इन स्थलों के प्राचीन स्वरूप को देखा जा सकता है, साथ ही घर बैठे इनकी सैर का वास्तविक आभास भी किया जा सकता है। यहाँ पर 3D मॉडल्स थे। यहाँ पर आपने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज़ किया है, जिससे पीपल इंटरैक्ट हो रहे हैं कि ओके कुछ हमें इंटरेस्टिंग थिंग देखने को मिल रही है। अब इसमें आपको चिल्ड्रंस में जाएंगे तो आप उसको एक गेम की तरह से आप सिखा रहे हो बच्चों को कि ओके आप देखो इसके अंदर है क्या चीज़। प्राचीन धरोहरों, ऐतिहासिक स्थलों के अलावा इस तकनीक का इस्तेमाल विलुप्त हो रही नृत्य जैसी विधाओं को सहेजने में भी किया जा रहा है। डिजिटल तकनीक का ये उपयोग न सिर्फ भविष्य के लिए हमारी धरोहर को संरक्षित करेगा, बल्कि खत्म हो रही जानकारियों को भी दोबारा डिजिटल रूप में सहेजकर सुरक्षित किया जा सकेगा। DRDO की रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा तैयार रेडी टू ईट खाद्य सामग्री ने दुर्गम क्षेत्रों में सैनिक बलों के लिए भोजन व्यवस्था काफी आसान कर दी, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड के दौरान इस खाने को गर्म करना भी एक समस्या थी। समाधान के तौर पर DFRL ने एक ऐसी पैकिंग तकनीक विकसित की जिसमें बिना आग के खाना गर्म किया जा सकता है। क्या है ये तकनीक, आइए जानते हैं। भारत के प्रहरी हर भौगोलिक स्थिति और मौसम में देश की रक्षा के लिए चाक चौबंद रहते हैं। जवानों को सियाचिन जैसे ठंडे क्षेत्र में भी सीमाओं पर मुस्तैद रहना होता है। इस दुर्गम क्षेत्र की जमा देने वाली ठंड में भोजन की व्यवस्था ही कठिन कार्य होता है। ऐसे में गर्म खाना मिलना किसी वरदान से कम नहीं। इस मुश्किल का हल निकाला रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की मैसूर स्थित रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला ने। सैनिकों के लिए रेडी टू ईट पैक्ड खाद्य सामग्री तैयार करने वाली इस प्रयोगशाला ने ठंडे इलाकों में खाना गर्म रखने वाला थर्मोपैक विकसित किया है, जिसका प्रदर्शन हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 के दौरान DRDO पवेलियन में भी किया गया। This is basically a self-heating system wherein it is used for armed forces where there is no facilities to cook their hot food. So this is a packet of food which is there. This is a suji halwa which has been placed here. There is basically an exothermic reaction which will be involved. ये थर्मोपैक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन पद्धति पर आधारित है। प्लास्टिक से बने इस पैक के एक हिस्से में रसायन द्रव्य रखे गए हैं, जो एक नली द्वारा ऊपर की तरफ बनी पानी की थैली से जुड़े रहते हैं। पैक में दूसरी तरफ पैक्ड खाद्य सामग्री को रख दिया जाता है। पैकिंग के साथ ही मिलने वाली निडल से जैसे ही पानी की थैली को छेदा जाता है, रसायन युक्त पानी नली से होकर रसायन द्रव्यों तक पहुंच जाता है और ऑक्सीकरण प्रक्रिया के चलते ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके बाद 8 से 12 मिनट
या ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में 15 मिनट में खाद्य सामग्री खाने योग्य गर्म हो जाती है। These are in 2 individual compartments, and the food will be immediately heated up, and the soldier can immediately open the packet and have hot food for consumption. This is largely required for areas where sub-zero temperatures and army requires hot food. खास बात ये कि इस परतदार थर्मोपैक को इस तरह बनाया गया है कि रसायन और खाद्य सामग्री एक दूसरे से न मिलें और भोजन सुरक्षित रहे। ये तकनीक रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किए जा रहे गुणवत्ता युक्त खाद्य समाधानों की एक कड़ी है, जो कठिन परिस्थितियों में भी देश के सैनिकों को सुरक्षित और पोषक भोजन उपलब्ध करा रही है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले दिनों पृथ्वी भवन में विज्ञान प्रसार द्वारा विज्ञान समाचार कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कोशिश है विज्ञान से जुड़े समाचारों को एक बार फिर मुख्य धारा में लाने की। विज्ञान समाचारों की ये एजेंसी विज्ञान संस्थानों और प्रयोगशालाओं की खबरों को जन संचार के लिए उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। विज्ञान जगत की खबरें आमतौर पर मुख्य धारा के मीडिया में कम ही देखने या पढ़ने को मिलती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए विज्ञान प्रसार ने अब विज्ञान समाचार एजेंसी की शुरुआत की है। 14 जनवरी को पृथ्वी भवन सभागार में इस समाचार एजेंसी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़े विभागों के सचिव शामिल हुए। Basically, what the mainstream media might feel that science doesn't make that kind of a news as much sensational as what you actually get to hear every day. But it's our job to actually convince mainstream media that they should also carry this news. But Vigyan Samachar's objective essentially is they will carry this news, and we'll try to take this news to college students, school students, university professors and everywhere. विज्ञान समाचार एक न्यूज एजेंसी की तरह काम करेगा, जिसमें विज्ञान से जुड़े चारों विभागों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और उनसे जुड़े संस्थानों, प्रयोगशालाओं की खबरों को जमा कर जनसंचार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सामने आ गई है, जिसमें हर वैज्ञानिक का ये दायित्व है कि समाज के हर आदमी को जो वो कर रहा है वहाँ तक वो बात पहुँचा सके, जिससे वो लाभान्वित हो सके, अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सके। और एक सबसे बड़ी बात, जो वैज्ञानिक सोच जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उसको ज़मीनी लेवल पे, ग्राउंड पे लाके उसको प्लॉजिबल बना सकें, उसको प्रैक्टिकली रियलाइजेबल कर सके, उसके लिए प्रयास है। इस मौके पर 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को लेकर एक मिलाप समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें महोत्सव का विश्लेषण और इससे जुड़े विभागों और पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया गया। और अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी ताज़ा गतिविधियां। फिलीपींस के दूसरे सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक ताल ज्वालामुखी 13 जनवरी को एक बार फिर भड़क उठा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ज्वालामुखी कुछ ही समय में फट जाएगा। ताल लेक पर मौजूद इस ज्वालामुखी के भड़कते ही मनीला का मौसम काफी खराब हो गया। फिलहाल इसका लावा 10 से 15 किलोमीटर दूर तक फैल गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों को जोखिम क्षेत्र से हटा दिया है। आशंका है कि अगर ज्वालामुखी फटा तो इसका लावा ताल लेक में गिरेगा, जिससे आसपास के इलाकों में सुनामी आ सकती है। 15 जनवरी को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 145वां स्थापना दिवस मनाया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय मौसम विभाग की शुरुआत 1875 में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया और मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बीते वर्षों में विभाग की बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभाग कर्मियों को सम्मानित किया गया।
साथ ही मौसम विभाग की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में विजयी स्कूली छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। भारतीय चिकित्सा संस्थान द्वारा कैंसर के इलाज के लिए हल्दी से विकसित तकनीक को अमेरिका में पेटेंट मिल गया है। तिरुवनंतपुरम स्थित श्री चित्र इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं के मुताबिक हल्दी में पाए जाने वाले कैंसर रोधी अणु करक्यूमिन को सीधे कैंसर प्रभावित कोशिकाओं पर प्रयोग किया जा सकता है, जो बिना स्वास्थ्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए सिर्फ कैंसर कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा अनुदान प्राप्त ये शोध कैंसर जैसे जानलेवा रोग में इलाज की नई संभावनाओं को उजागर करेगा। 2019 में दुनिया के महासागर खासतौर पर सतह और 2000 मीटर की गहराई के बीच सबसे ज्यादा गर्म रहे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा चीन के वायुमंडलीय भौतिकी संस्थान की तरफ से संकलित किए गए आंकड़ों के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके लिए मानव निर्मित उत्सर्जन जिम्मेदार है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पैदा होने वाली ऊष्मा का 90% हिस्सा महासागर सोख लेते हैं। महासागरों का बढ़ता तापमान पृथ्वी की जलवायु के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने और इस विषय को लेकर डर खत्म करने का एक प्रयास पिछले दिनों दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में देखने को मिला। यहाँ विज्ञान प्रसार द्वारा प्रदर्शित लोकप्रिय विज्ञान पुस्तकों, सामग्रियों और राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत की विज्ञान कार्यशालाओं ने बच्चों को खूब आकर्षित किया। पेश है ये रिपोर्ट। पुस्तक अगर रोचक और लोकप्रिय अंदाज में लिखी गई हो तो विज्ञान जैसे विषय में भी रुचि पैदा हो जाती है। विश्व पुस्तक मेला 2020 में जिस तरह अन्य पुस्तकों के साथ बच्चों में विज्ञान से जुड़ी पुस्तकों को लेकर जो उत्साह देखने को मिला, वो एक उम्मीद जगाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार दशकों से अपनी पुस्तकों और अन्य संचार माध्यमों द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का यही काम कर रहा है। जो भी हम विज्ञान का साहित्य बच्चों के लिए करें तो उसमें पार्टिसिपेटरी मॉडल को ही अपनाएं, क्योंकि जब तक हम उसमें एंगेज बच्चों को नहीं करेंगे, उनके स्तर को नहीं जान पाएंगे, उनकी बौद्धिक स्तर को हम नहीं जांच पाएंगे, तब तक एक मौलिक साहित्य और रचनात्मक साहित्य हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इस दौरान CSIR के राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ने बच्चों के लिए विज्ञान संचार विषय पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया, जिसमें बच्चों को साइंस कार्टून से अवगत कराया गया। पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने संगीत, कविताओं आदि के माध्यम से कैसे विज्ञान को रोचक तरीके से समझा जा सकता है, इस पर जोर दिया। इस तरह के साइंस फेयर प्रोग्राम्स में बच्चों को एक इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां पे वो साइंस को रोचक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि साइंटून के माध्यम से छोटे बच्चे हैं, उनका अटेंशन लेने के लिए हम उनको कार्टून्स बनाना सिखाते हैं, तो उस बच्चे को साइंस में मजा आता है। विज्ञान संचारकों ने कई तरह के सजीव प्रयोगों से बच्चों को खेल खेल में विज्ञान से परिचित कराया। आपको अपनी चेयर से बिना आगे झुके चेयर से उठना है, बिना आगे झुके। तो ये आगे झुके थे कि नहीं झुके थे? जिन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है, जैसे कि स्टोरीज़ के रूप में इन लोगों ने हमें साइंस की थोड़ी चीज़ें बताई, एक्सपेरिमेंट्स करवाए, तो बच्चों को भी मज़ा आया। तो हाँ, इन सब चीज़ों से हम बच्चों में साइंस के लिए और ज़्यादा कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए हम लोग उनको कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करें, तो वो एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और इस मामले में मतलब अभी एक थोड़ा पॉजिटिव है कि कुछ आउटलेट्स ऐसे हैं जो कम से कम इस तरह की किताबें छाप रहे हैं, तो ज़ाहिरा तौर पे तो हम लोगों को लगता है कि उस तरह की किताबें लेनी चाहिए। आज संचार के माध्यम बढ़ रहे हैं, इसलिए वैज्ञानिक संस्थाएं भी अपनी पहुंच का विस्तार कर रही हैं, ताकि समाज के हर हिस्से तक विज्ञान को ले जाया जा सके। हाल ही में हमने और भी कई चीज़ें
ट्राई की हैं, जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड बुक फेयर में हम नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलके हमने एक साइंटून वर्कशॉप का आयोजन किया। साइंस कार्टून एक बहुत ही इमेजिनेटिव तरीका होता है साइंस के आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का। किसी भी समाज में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि नई पीढ़ी को विज्ञान के प्रति प्रोत्साहित किया जाए, और इसी प्रयास की एक कड़ी विश्व पुस्तक मेले में नजर आई। और आखिर में देखते हैं हमारा खास सेगमेंट विज्ञान का इतिहास। तेईस जनवरी 1960 को विशेष रूप से तैयार किया गया बाथिस-कैप ट्राइस्ट प्रशांत महासागर में चैलेंजर डीप तक पहुंचने के लिए 35,810 फीट की गहराई में उतरा। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे गहरा बिंदु है, जो ग्वाम द्वीप के पास मैरियानस खाई में है। स्विस वैज्ञानिक अगस्त पिकॉर्ड द्वारा डिजाइन ट्राइस्ट में पेट्रोल से भरा 50 फीट लंबा पतवार लगाया गया था, जो कि गहरे समुद्र के 16 टन पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव को सहने के हिसाब से बनाए गए 14 टन वजनी 6 फीट व्यास के गोलाकार केबिन को नियंत्रित कर सके। अगस्त पिकॉर्ड के बेटे जैक्स पिकॉर्ड और अमेरिकन नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श ने इस केबिन में 5 घंटे की यात्रा की और समुद्र तल में 20 मिनट का समय बिताकर गोताखोरी का एक रिकॉर्ड कायम किया, जो कि अगले 52 साल तक अछूता रहा। तल में उतरने से पहले इन दोनों ने एक मछली जैसे जीव को भी देखा और इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी की सबसे गहरी जगह पर भी जीवन मौजूद है। 21 जनवरी 1912 को जर्मन अमेरिकी जैव रसायनज्ञ कॉनरेड एमिल ब्लॉक का जन्म हुआ, जिन्हें 1964 में फिजियोलॉजी के क्षेत्र में कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड के प्राकृतिक संश्लेषण की खोज के लिए फियोडर लीनेन के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्लॉक ने उस रासायनिक प्रक्रिया की पहचान की जिससे शरीर एसिटिक एसिड को कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। उन्होंने उस बिंदु की खोज की जिस पर शरीर द्वारा उत्पादित कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को विनियमित करना संभव है। उन्होंने पाया कि रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर धमनियों के अंदर चर्बी जमा करता है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित हो सकता है और खून के थक्के जमने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले सप्ताह इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।